नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तकनीकी व्यवधान के चलते जो पिछला एपिसोड है वो इसी एपिसोड का एक हिस्सा है, तो उसकी संख्या होगी 767A1 यानी 767A1 और इसकी संख्या होगी 767A2 767A2, लेकिन दोनों को मिला करके वो बन जाएगा 767A 767A। तो दोनों जो है एक ही के दो हिस्से हैं, तो जब भी देखिए तो दोनों हिस्सों को देखिए, तब जाकर के दोनों बात आपस में संबंधित या कनेक्ट हो पाएगी। तो बात चल रही थी कि चीन की नीति के विषय में, तो ये जो जेएनपीसी वालों ने तो हमारे देश को चीन के समक्ष, जो अपने दुश्मन चीन के समक्ष इस देश को गुलाम बना के रखा था। और ये जो महोदय आए हैं, मोदी महोदय, ये उसके आगे कार बने बैठे हैं। चीन जो है हमारा लद्दाख में जो लद्दाख का अक्साई चीन जो है वो 45,000 वर्ग मील दबा के बैठा है। क्योंकि इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने कोई चीन की सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाई, तो चीन और 10,000 या 10,000 या 15,000 वर्ग मील और इन सबों ने घुसवाया। और 62 के पहले खुद ये गद्दार नेहरू ने जो है चीनी सेना को घुसवाया नेफा में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया। जो गद्दार नेहरू ने जो है पीओके जो है वो सौंपा इसको पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने उस पीओके में से भी कुछ हिस्सा जो है चीन को दे दिया है। और हमारा मैंने जो ये अंडमान निकोबार के पास ऊपर जो कोको द्वीप है, और ये गद्दार नेहरू ने दे दिया बर्मा को, और बर्मा के जरिए वो ले लिया उसने चीन ने। चीन को लेकर के जो इन सबों ने जो गुलाम बना रखा था जेएनपीसी वालों, नेहरू इत्यादि ने, देश को जानना बहुत जरूरी है। जिस परमानेंट सीट माने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें परमानेंट इसमें 5 जो है वो परमानेंट सीट के हकदार हैं। इसमें 5 अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी, शायद नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन। तो उस समय चूंकि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी सदस्य या संस्थापक सदस्य रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का संस्थापक सदस्य होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट, वीटो पावर वाली, वो भारत को दिया था। ये गद्दार नेहरू जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की वीटो पावर वाली अस्थायी सीट जो है भारत को मिली हुई थी, ये उठाकर अपने दुश्मन चीन को दे दिया। ये गद्दार नेहरू, यह देश को जाना चाहिए। देश को नेहरू की गद्दारियों के विषय में बिल्कुल पूरे देश के लोगों को जानने का हक है। ठीक से जाने यानी किस स्तर का ये गद्दार था जवाहरलाल नेहरू। आज उसी यानी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली के लिए भारत जो है वो दर दर भटक रहा है। तो इसके विषय में हमारे भारतीय भाई बहन जाने, तो जो बताया जा रहा है कि चीन के आगे इन जेएनपीसी वालों ने, चाहे वो गद्दार नेहरू हो, चाहे गद्दार इंदिरा हो, चाहे गद्दार राजीव इत्यादि, उनके आगे गुलाम बना के रखा था इस देश को, चीन के आगे। बल्कि 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कांग्रेस वालों ने समझौता किया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है।
जहां दो देश की बात होती है तो दोनों देशों के सरकारों के बीच में समझौते होते हैं, लेकिन ये दोनों देशों के राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो है वो समझौते हुए। यानी ये कांग्रेस ने समझौता किया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, और तो इधर से वो ये गद्दार राहुल गांधी था, और उधर से जो है वो मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के कोई यानी प्रभारी थे, वो थे। और उस समझौते के गवाह के रूप में इसे गद्दार सोनिया गांधी का है, और उसी के एवज में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे जेएनपीसी या कांग्रेस को $800 मिलियन जो है राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए वो रिश्वत दिया, और उसके एवज में इन सब ने जेएनपीसी वालों ने भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया, और चीन की सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाई, ताकि चीन की सेना भारत में जब भी चाहे वो घुसती जाए। तो इस स्तर के गद्दार हैं सब ये मैंने जेएनपीसी, और जेएनपीसी के जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा और राजीव वगैरह जो ये देश को जाना बहुत जरूरी है। तो ये सब ने गुलाम बना के रखा। और यही नहीं, 1980 में के आसपास जो है चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन ये लूटे गए जेएनपीसी वाले इस देश को, और भारत का बाजार वो भी चीन के लिए खोल दिया रिश्वत लेकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो अब जो है चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की 5 गुनी हो गई। इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं ये इस देश के गद्दार जेएनपीसी वाले। ये सारी बातें बीजेपी वालों को मालूम है, वो एक शब्द नहीं बोलते। जेएनपीसी की गद्दारियों के विषय में बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं। नाम लेंगे कुछ जो है तो थोड़ा बहुत जो है वो जो है कोई भी विषय। तो अब जब से ये आए हैं तो ये गुलाम तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस देश को कार्य जरूर बना रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी जो कि इन सबों ने जो जेएनपीसी वालों ने जो स्वीकार किया हुआ है कि ताइवान इसका हिस्सा है, ये बीजेपी वाले और जो है मोदी महोदय भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। जबकि भारत स्वाभिमानी भारत को चाहिए कि वन चाइना पॉलिसी को खारिज करते हुए ताइवान से सीधा अपना राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, और जिन चीज़ों के लिए वो आयात करता है चीन से, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक फलाने गाड़ी कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह और जो है ये मोबाइल वगैरह है, सारा कुछ सस्ते में जो है ताइवान बिल्कुल देने को तैयार है। इसलिए कि चिप की जो इंडस्ट्री है, चिप का जो कारखाना है जिसमें ताइवान में, वह विश्व प्रसिद्ध है। तो लेकिन ये कायरता वाली जो नीति इनकी चल रही है, और चीन हमारे खुद जमीन दबा के बैठा है, और उल्टा वो दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका है। इसलिए मोदी महोदय या ये बीजेपी वालों की कायरता वाली जो चीन की नीति है, उसके स्थान पर एक आक्रामक नीति की आवश्यकता है। अच्छा, और चीन भरोसे का है भी नहीं, दगाबाज किस्म का है। वो समझौता करता है समझौता तोड़ने के लिए। कोई भी समझौता करेगा उसके साथ समझौते का कोई मतलब नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं टू बाई द टाइम, वो अपना समय निकालने के लिए एक समझौता कर लेगा, और उस समझौते का वो पालन ही नहीं करता है। धोखेबाज है, दगाबाज है। तो उसके साथ जो है एक अपने यहाँ बहुत पुराना सिद्धांत है, सठे प्रति साठ्यम समाचरे। जो दुष्ट है उसको उसी तरह जो है वो व्यवहार करने से ही वो रास्ते पाता है। तो भारत को भी
वो बिल्कुल दाव ठोकना चाहिए कि तुमने जो हमारी ज़मीन को दबा रखा है, अक्साई चीन, पीओके में जो हिस्सा ले रखा है वो सब भारत का है, तिब्बत भी भारत का ही है, और बीजिंग जो तुम्हारी राजधानी है वो भी भारत का ही है, और इसको भारत लेकर रहेगा, चाहे शांति से चाहे युद्ध से, आज नहीं तो कल। ये नीति जो है होनी चाहिए भारत की, तब वो ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आएगा। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध को लेकर के, और वो उस युद्ध का मुख्य कारण क्या है? जो मॉस्को है, जो उसकी राजधानी है, वो उसके पश्चिमी हिस्से में पड़ती है, और यूक्रेन जो है, जो सोवियत संघ था, उसी का हिस्सा था। अब वो उसने जो है रूस से वादा किया था कि भाई हम जो है नाटो में नहीं जाएंगे। ये नाटो वाले, अमेरिका वाले जो है लगे उसको मिलाने के लिए कि नाटो का सदस्य उसको बना लें। तो नाटो के सदस्य बनाते ही जो है ठीक मॉस्को के पास पश्चिमी सीमा पर वो यूक्रेन के बहाने नाटो की सेनाएं जो है आकर के वो जम जाती। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो है जो पुतिन महोदय जो है ये अपना कर रहे हैं, और कोई भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी वो करने को तैयार हो जाएगा। तो पुतिन जो भी कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा और अपने देश में जो भविष्य की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए पूरा यूरोप और ये अमेरिका सब लगे हुए हैं और सामने नहीं आते हैं, बस उसी यूक्रेन को हथियार बन दे रहे हैं। मैंने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान भी उसमें शामिल हो गया है। तो लेकिन पुतिन ने बहुत कायदे से, बहुत आराम से जो है उसकी यूरोप की नस दबाई है, इसलिए कि तेल और गैस की आपूर्ति जो है वो रूस ही करता है, और धीरे धीरे उस चूड़ी को कस रहा है। तो खास करके तीन देश तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, कि यदि गैस की सप्लाई बंद कर दिया तो काफ़ी महंगाई भी आ जाएगी, बहुत दिक्कतों में आ जाएंगे। गैस के द्वारा ही जो है वो ठंडी के मौसम में काफ़ी जो है वो अपने को गर्म रखते हैं, और इस समय सैंक्शन भी लगा, काफ़ी वो प्रतिबंध भी लगाया इस रूस के ऊपर। तो खैर उसे वो सैंक्शन तो बैकफायर कर दिया, और कई देश जो है, यूरोप के देश जो है वो खुद ही कह रहे हैं भाई ये सैंक्शन जो है वो हटना चाहिए, इससे वो यूरोप का ही नुकसान है। तो हालांकि गैस मंगाने के लिए ये यूरोप वाले कोई विकल्प की बात करते, लेकिन वो विकल्प जो है वो आज थोड़ी पूरा होगा। उसको पूरा होने के लिए जो है वो 10-20 साल लग जाएंगे, तब तक तो ये यूरोप के देश जो है स्वाहा हो जाएंगे। तो उसने बहुत ढंग से वो नस दबाया है इसने, रूस ने, जो उनका अमेरिका के द्वारा लगाया हुआ जो सैंक्शन या प्रतिबंध जो है बिल्कुल वो फुस हो गया, जरूरी भी है। और जहाँ तक कि भारत का प्रश्न है, रूस एक वफादार मित्र रहा है। कश्मीर के मसले पर कई बार यही अमेरिका वीटो पावर करके भारत को जिम्मेदार ठहराने के लिए बराबर वो प्रस्ताव लाता रहा। ये अमेरिका, ये रूस ही है कि दो तीन बार उसने वीटो का प्रयोग करके भारत के ऊपर जो आफत थी, जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो रूस ने बचाया। 75 की लड़ाई में, और ये जो अमेरिका है वो भारत का वास्तव में शत्रु है। वो पोज करता है कि
भले कुछ राजनीतिक संबंध, लेकिन एक आध ठोकर खाने के बाद उसको वो अपने असलियत पर उतर भी आता है। सन 65 की लड़ाई में यही अमेरिका जो है पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था। अब पैटर्न टैंक जो है ये बोल के दिया था कि यह विश्व में अजेय है, इसको कोई हरा नहीं सकता। इतना खतरनाक पैटर्न टैंक दिया था हमारे दुश्मन पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की सेना के जो इस तरह से जो खुराफाती या सनकी किस्म के जो तत्व थे, कहते थे कि अब तो हम उसमें रावलपिंडी थी राजधानी, उसमें पाकिस्तान, इस्लामाबाद तो बाद में हुई है, रावलपिंडी थी राजधानी। तो बोलते थे हम रावलपिंडी से इस टैंक से चलेंगे, सीधे जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। जिस तरह का वो टैंक दिया था तो उसके आधार पर वो कह रहे थे। कैसे कैसे जो है शास्त्री जी के साथ जो है हमारे जो स्थल सेना अध्यक्ष या आर्मी के जनरल थे जयंत चौधरी ने उसको मैनेज किया। यह देश ने देखा होगा। और फिर उसको उनके पैटर्न टैंक को हमारे देश में इसी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल तो कानपुर में एक इकाई है, तो कानपुर से बना हुआ एक नेट विमान था। ये हमारा एक छोटे आकार का नेट विमान था, KN-80 नेट विमान था। तो वो बड़े जो उनके साबर जेट के बड़े जो उनके लड़ाकू विमान थे, उनके पंखे की भी साइज से भी छोटा, वो उनके पंखों में जो है घुस जाया करता था। तो वो भारत का अपना स्वदेशी बना हुआ नेट विमान जो है पैटर्न टैंक को तोड़ने लगा। ये उसी में घुस जाया करता था। तब अमेरिका की शाख गिरी कि जिसको तुम अजय कर रहे हो, भारत उसको पीट रहा है, जो है ये युद्ध के मैदान में। और हद तो तब हो गई जबकि अब्दुल हमीद ने अपने जीप पर तोप रख करके उस पैटर्न टैंक को तोड़ा। तो पूरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई अमेरिका की। जो है बोले थे कि ये पैटर्न टैंक जो है अच्छे है। तो खैर अब्दुल हमीद के शौर्य और पराक्रम से पूरे देश को परिचय करवाया हमारे शास्त्री जी ने। और देश को नहीं भूलना चाहिए कि मान लीजिए खुदा न खास्ते शास्त्री जी के स्थान पर यदि वो जिंदा रहता, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो भारत फिर पाकिस्तान के समक्ष जो है फिर हारता और भारत की जमीन जाती। और वो गद्दार नेहरू किसी भी अब्दुल हमीद को सम्मान देता ही नहीं। इसलिए कि देश को नहीं भूलना चाहिए कि जब वो 1947 में पाकिस्तान अपनी जो है सेना कबीलियों की भेष में भेजी थी पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो कब्जा करने के लिए, तो हमारी जो सेना जो है वो उन पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के भेष में उसको निकालने के लिए जो अभियान चलाया था। और वो युद्ध लगभग जो है 1.25 साल से ऊपर तक चला। इसलिए कि शायद 18 या 19 अक्टूबर से अक्टूबर 1947 से शुरू होकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक चला हो। तो लगभग 1.25 या 1.5 साल तक वो चला। तो उसमें एक आजमगढ़ के रहने वाले थे ब्रिगेडियर उस्मान, वो शहीद हो गए थे। तो ब्रिगेडियर उस्मान पर उनकी बहादुरी पर हमारे जो इसमें जो माने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। तो जनरल वीके सिंह ने ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर एक किताब लिखी है
उनके शौर्य पराक्रम को से परिचय करवाते हुए देश को, पूरे मुल्क को। तो जिस ब्रिगेडियर उस्मान, अब देखिए एक ब्रिगेडियर और एक जनरल में कितना फर्क है, लेकिन वीके सिंह की काबिलियत जरा देखिए कि वो अपने एक ब्रिगेडियर के विषय में और उसकी महानता के विषय में उन्होंने पुस्तक लिख डाली। तो उन्होंने लिखा है और सबको पढ़ना चाहिए। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को वो सम्मान दिया ही नहीं, क्योंकि गद्दार था ना नेहरू। और वही मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि ये गद्दार नेहरू सन 65 में जिंदा रहता तो फिर दुर्दशा होती भारत की जमीन भी जाती और कोई अब्दुल हमीद को या उसके स्वर पराक्रम को यानी कोई जानता ही नहीं है और न किसी अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिलता। तो इस कदर का गद्दार था वो जवाहरलाल नेहरू। तो बात चली थी कि जो है ये अमेरिका जो है भारत का बिल्कुल एक जन्मजात शत्रु है। तो अब इसमें जो है इस अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव डाला और बहुत दबाव डलवाया कि भारत जो है इस रूस से अपना संबंध तोड़ ले और जो तेल खरीद रहा है वो तेल न खरीदे, तमाम बात है। लेकिन भारत बहुत अच्छे से अब अपने स्टैंड पर अपने विचारों में कायम रहा और उनको समय समय पर जवाब देता रहा। अब वो बदले में फिर वो कश्मीर का राग वो आलाप रहा है। अब इसने आलापना शुरू कर दिया अमेरिका ने। उसके कोई विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं अमेरिका में विदेश मंत्री को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कोई एंटोनी ब्लिंकन है, वो जो है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में आए थे, बताइए। तो इस तरह की गतिविधियों से भारत को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए कि ये अमेरिका जो है भारत का जन्मजात शत्रु है। लेकिन हाँ, उससे सीधी टक्कर लेने में बुद्धिमत्ता नहीं है। उसके तमाम हित हैं भारत में, तमाम उसके वहाँ की कंपनियों के तमाम जो है उद्योग लगे हुए हैं। यदि उसको कोई यानी देशभक्ति की भावना से यदि उनको स्क्रू कराए, ठीक से उनको ऐंठे, उन्हें नस दबाए, अपने आप वो रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन देशभक्ति का भाव होता। लेकिन इसी भारत में एक बहुत बड़ा तबका जो है अमेरिका परस्त भी है। हमारे इसी भारत में ब्यूरोक्रेसी में जरा देख लीजिए, जो अमेरिका भारत का शत्रु है, कई लोग जो है अमेरिका परस्त मिलेंगे आपको। जैसे कम्युनिस्ट वाले जो है वो चीन परस्त हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में, बौद्धिक वर्ग में, मीडिया में, पत्रकारों में इत्यादि में जो है उस अमेरिका की पैरवी करेंगे और उसके पैरोकार होंगे जो अमेरिका भारत का जन्मजात शत्रु है। तो ये भी कमजोरी है भारत की। यानी भारत की चिंता करने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम है। कम्युनिस्ट वाले, ये कांग्रेस वाले जो है वो चीन परस्त हैं। और चीन परस्ती में वो जो है इस देश का ही वो टुकड़ा वो करना चाहते हैं। जीएनपीसी तो इस देश को इसने टुकड़े टुकड़े करके तार करके छिन्न भिन्न करके रखा हुआ है। और इसी आग में और घी डालने के लिए उसने कन्हैया कुमार को भी शामिल कर लिया, जिसने जेएनयू से वो नारा लगवाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। बताइए। तो इतने खतरनाक और देश के टुकड़े करने वाले आज जो है भारी जोड़ों की बात करते हैं। हमारी आवाम को चाहिए कि उनको माकूल जवाब दे, उनको माकूल आईना दिखाए। उनको आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन वो छोटे स्तर पर, बड़े पैमाने पर।
भारतीय जनता दल बात साधन नहीं, मैं मानता हूँ साधन की बात तो कई बार बताई गई है कि इस साधन को इकट्ठा करने के लिए कोशिश चल रही है, वो सफल भी होगी। लेकिन जब तक साधन नहीं तब तक हमारी आवाम में बहुत ताकत है, वो संगठित होकर के इनको इस राहुल गांधी को जो भारत जोड़ो की बात करता है कि कहे कि तुम देश को तोड़ने वाले हो, तुमको कोई अधिकार नहीं बनता है कि तुम जो है भारत जोड़ो की बात करो। और ये बीजेपी वालों को भी पहचाने, बीजेपी वाले ही श्रह दे रहे हैं इसको, राहुल गांधी को। बीजेपी वाले तमाम श्रह है, सुविधा है, सब कुछ कि इस तरह का वो चलाए वो। और इसी को तो जो है एबीपी न्यूज वाला कितना गद्दार है इस देश का, दिखा रहा था कि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बताइए कैसे कैसे गद्दार किस्म के चैनल हैं इस देश में वो काम कर रहे हैं मोदी जी के शासन के, कि इस गद्दार राहुल गांधी के पक्ष में कह रहा है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। देश के गद्दारों की यानी लोकप्रियता बढ़ानी है, शर्म नहीं आती। एबीपी न्यूज को कोई अखिलेश आनंद करके था, नाम लेना मतलब ठीक नहीं है, लेकिन माने हमारा देश कितना कितना असुरक्षित है। इस तरह के मीडिया, पता नहीं उसको भावना, ये राहुल गांधी जो है कितना खतरनाक गद्दार है इस देश का। अखिलेश आनंद जैसे जो एबीपी न्यूज का है उसको मालूम है कि नहीं मालूम है, और उसको शर्म नहीं आती है जब वो कहता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी। अरे लोकप्रियता मान बढ़ भी रही है तो वह देश के लिए सर्व की बात है जी। देश के गद्दारों की ये हमारे देश में लोकप्रियता बढ़ रही है, इस देश के लिए तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारे चैनल के लिए भी शर्म की बात, कलंक की बात। और वही अखिलेश आनंद एबीपी न्यूज वाला कह रहा है कि देश में जो है ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जो है 70% जो है वो हावी रहेगा। पता नहीं उसने खुद अपने मन से बनाया, कहाँ से बनाया, लेकिन इस संबंध में जो है वो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये करा कि ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, काशी हो, इन मुद्दों के प्रति संवेदना बिल्कुल शून्य करिए। आपकी संवेदना ये होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, और देश को कमजोर करने वाले जितने मुद्दे हैं, ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, फलाने ठिकाने जो है, इन मुद्दों के प्रति संवेदना बिल्कुल शून्य कर दीजिए, ताकि इन सबों की दुकान तो बंद हो जाए। अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज, और इन्हीं की दुकान बंद नहीं होगी, सबसे बड़ी दुकान बंद होगी वो बीजेपी वालों की। तो उनकी भी दुकान को बंद करना है। इसीलिए तो जो है वो 80-20 का फार्मूला लेके बैठे हैं कि ज्ञानवापी, मथुरा, काशी का मुद्दा चलेगा तो इनका ध्रुवीकरण की साजिश कामयाब होगी। ध्रुवीकरण की साजिश कामयाब होगी तो इनका जो 80-20 का फार्मूला जो है वो कामयाब होगा। ऐसे खतरनाक लोग जो है बीजेपी और मोदी जैसे खतरनाक, देश के खतरनाक, वो कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, इनके लिए सत्ता फर्स्ट है, चाहे यानी वो भी देश की सुरक्षा की कीमत पर। देश हमारा असुरक्षित हो जाए इन देश के दुश्मनों के द्वारा, इस कीमत पर जो है ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो है, मोदी महोदय, आरएसएस में बीजेपी और मोदी महोदय लोग जो है सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं और कहते हैं कि नेशन फर्स्ट। सब पाखंड और झूठा और बिल्कुल छद्म है। तो संक्षेप में ये बताने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में सनातन, मंदिर, इस्लाम, कुरान की बात करते हैं,
उनको शुद्ध रूप से और मुख्तसर से समझिए कि ये देश की बड़ी खतरनाक शत्रु हैं। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में इन सब का कोई स्थान नहीं। स्थान सिर्फ है इस देश के संविधान का, संविधान के अंतर्गत बने हुए अधिनियम और कानूनों का। वो उन बनाए गए अधिनियम और कानूनों के अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमावलियों का, उन्हीं का महत्व और उन्हीं की चर्चा होनी चाहिए। किसी भी हिंदू सनातन वेद पुराण, गीता, रामायण, कुरान, इस्लाम की बात बिल्कुल नहीं। इस्लाम एक पंथ है, हिंदू सनातन एक पंथ है, वो सुरक्षित है। व्यक्तिगत रूप से उसको निभाइए। और कोई सामूहिक आपको जुलूस निकालना है तो उसके अनुमति के लिए जो है वो अर्जी दीजिए। और वो अर्जी जो है वो तभी वो मंजूर होगी जबकि हमारे जो कानून व्यवस्था है, यानी पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखते हुए और जनता की सुविधा की कीमत में, वो कवड़िया की तरह नहीं कि जनता की सुविधाओं की हत्या करके वो कवड़िया चल रहा है और योगी महोदय उस पर फूल बरसा रहे हैं। यह देश को बिल्कुल मंजूर नहीं है। योगी महोदय, जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दीजिए। इन कवड़ियों ने काफी हिंसा भी फैलाई, तो इसको महत्व दीजिए नहीं तो और लेकिन अपनी आवाम जो है भारतीयता के आधार पर एक हो, इसको मत भूलिए। एक होकर के इन सारी जो है देश विरोधी ताकतों को, जो कि राजनीतिक दलों के विषय में है, इनको ईवीएम मशीन पर, बूथ पर शून्य करने का निश्चय करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।